हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहें। उम्मीद है आप लोग अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं सब अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि आज हम देखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड PYQ। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। अ लैडर अ ladder of weight W, a ladder of weight W rests with one end against a smooth vertical wall and the other end rests on a smooth floor. If the inclination of the ladder if the inclination of the ladder to the horizon is 60 degree, find the horizontal force, find the horizontal force that must be applied to the lower end to prevent the ladder to prevent the ladder from slipping डाउन। अब इस तरीके का आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक लैडर है जिसका वेट है W, इसका एक एंड आपने रखा है एक स्मूथ वर्टिकल वॉल। स्मूथ वर्टिकल वॉल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं लेना है, ये कह रहा है वो। आगे जाके हम फ्रिक्शन टॉपिक देखेंगे करके। यहाँ पे उसने स्मूथ वर्ड दे के रखा है। सपोज कि ये आपकी वॉल है, इस वॉल पे आपने क्या ला के रखा है? एक लैडर ला के रखा है। तो ये लैडर को मैं ले लेता हूं AB। AB क्या हो गया मेरा? एक लैडर हो गया। ये रखा हुआ है एक BC नाम की वॉल पे, और ये जो लैडर है इसका जो दूसरा कोंटा है ये कहां पे रखा है? द अदर एंड रेस्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। तो ये आ गया हमारा स्मूथ फ्लोर। स्मूथ फ्लोर कौन सा हो गया? ए पॉइंट पे आ गया। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? स्मूथ फ्लोर। कह रहा है इंक्लिनेशन ऑफ लॉर्डर हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे आपका एक्ट कर रहा है 60 डिग्री पे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द लोअर एंड टू प्रिवेंट द लैडर फ्रॉम स्लिपिंग। तो कह रहा है यहां पे आप पॉइंट ए पे कितनी फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टली कि ये लैडर अपनी जगह से गिरे ना। क्योंकि अगर आप लैडर को सिर्फ ऐसा छोड़ देंगे तो फिसल जाएगा, तो आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। आप वो पॉइंट ए पे पकड़ के रखने के लिए आपको कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो चलिए मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं इधर आपको अच्छे से। ये हो गया आपके लिए ABC at an angle of 60 डिग्री है।
मुझे पॉइंट ए पे क्या लगाना है, एक फोर्स लगाना है। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया हूं सपोज एफ है। अब आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी टाइप की फोर्स लगती है। मैंने बताया था अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लगते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये पॉइंट ए पे आपका लैडर आके रखा हुआ है, तो यहां पे ये जो फ्लोर है ए सी का, ये जो पॉइंट ए है, यहां पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ए पॉइंट पे लैडर नीचे दबाने की कोशिश करेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन कैसा लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो यहां पे ऊपर की ओर लगेगा फोर्स, तो ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए लगेगा। उसी तरीके से आप देखिए बी पॉइंट पे आपका लैडर आके रखा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां से बी पे परपेंडिकुलर क्या लगेंगी, एक फोर्स लगेंगी। तो यहां से लगेंगी एक रिएक्शन फोर्स। क्योंकि ये लैडर आगे की ओर उसे ढकेलने की कोशिश करेगा तो वो लैडर को इस ओर ढकेलने की, लैडर अगर ऐसा ढकेल रहा है तो वो ऐसा ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो यहां से लगेगा रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी लगेगा। और हमें पता है कि दीवार और फ्लोर कैसा होता है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होता है। और कोई फोर्स लगेगा क्या, लगेगा इस लैडर का वेट कैसा लगेगा, हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां से, फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ए बी आपको दिया हुआ है, एक लैडर दिया हुआ है, तो इसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके सेंटर पे क्या एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। सपोज कि इसका सेंटर है डी, तो अगर इस लैडर की लेंथ है एल, इस लैडर की अगर मैं लेंथ ले लूं एल, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा डी, तो ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाय 2। तो यहां से एक फोर्स लगेंगी नीचे की ओर जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा W। और मैं क्या करूंगा, इस D से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और इसको मैं नाम दे दूंगा E। क्योंकि मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, ये बॉडी आपने क्या किया है, लैडर को दीवार में रोक के रखा है, मतलब बॉडी का है मैं इक्विलिब्रियम में, तो उस पे नेट फोर्स नेट मोमेंटम सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे इतनी फोर्सेस लग रही है। अब जितनी फोर्सेस लग रही है हम सबको बता देते हैं यहां पे। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन लैडर आर। पहली फोर्स क्या लग रहा है, पहला फोर्स लग रहा है आपका आर ए, जो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आ गया आर ए, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू। अब ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर रहता है सरफेस को, सरफेस क्या है, ए सी, तो परपेंडिकुलर टू ए सी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी फोर्स क्या लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है एफ, जो हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोअर एंड में टू प्रिवेंट लैडर फ्रॉम स्लीपिंग। तो आपका एफ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स एट पॉइंट ए लिखते हैं, एट पॉइंट ए which prevent ladder from slipping down
दिस फोर्स एक्ट कौन से डायरेक्शन में? राइट साइड में. एक्टिंग एट राइट डायरेक्शन. आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. थर्ड, कौन सी फोर्स रहेंगी? वेट. तो W है वेट ऑफ लैडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अच्छा, आप है ना यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्टिंग टूवर्ड्स द राइट. ठीक है, अब ये हो गया W वेट ऑफ लैडर एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. कौन से पॉइंट में? एट पॉइंट D ऑन लैडर AB which is its मिड पॉइंट, जो उसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. और लास्ट फोर्स कौन सी लग रही है? आरबी. आरबी क्या है? रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट पी. तो आएगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी परपेंडिकुलर टू कौन से सरफेस को? BC. परपेंडिकुलर टू BC टूवर्ड्स द लेफ्ट. कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड की ओर. अब क्योंकि हमारी बॉडी काय में है? इक्विलिब्रियम में. तो नेट फोर्स, नेट मोमेंटम एट एनी पॉइंट कितना होगा? 0. तो आप लिखेंगे एज द ladder is in equilibrium, therefore net force must be equals to 0. That is total upward force should be equal to total downward force and total force towards right. ये इक्वल आना चाहिए टोटल फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट की ओर आना चाहिए. ये चीज समझ में आया कि नेट फोर्स कितनी लगनी चाहिए उसमें? 0. यानी जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही है उतनी फोर्स नीचे की ओर आएंगी, जितनी फोर्स लेफ्ट साइड की ओर जा रही है उतनी फोर्स राइट हैंड साइड की ओर जाएंगी. आप चाहो तो आप ये वाला पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. आप लिख सकते हैं द लैडर इज इन इक्विलिब्रियम सो द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. ठीक है, आप ये भी वर्ड लिख सकते हैं वहां पे. अब बताइए टोटल फोर्स जो राइट साइड की ओर जा रही, तो राइट साइड की ओर एक ही फोर्स जा रही है, F जा रही है. ये इक्वल रहना चाहिए टोटल फोर्स जो लेफ्ट साइड की ओर जा रही हो. लेफ्ट साइड की ओर एक ही फोर्स जा रही जो है RB. एंड टोटल फोर्स जो ऊपर की ओर जा रही जो है R है, वो इक्वल रहना चाहिए टोटल फोर्स जो नीचे की ओर जा रही है यानी W से. तो RA इक्वल रहना चाहिए W से. पहले किसी को कोई दिक्कत नहीं. सेकेंड रहेगा क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपका जो मूवमेंट आप निकालेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट वो भी कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अगर मुझे समेशन ऑफ मूवमेंट में कौन से पॉइंट पे लूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा फायदा रहेगा? पॉइंट ए पे लूंगा. तो क्योंकि अगर मैं पॉइंट ए पे मूवमेंट लूंगा तो सीधे से सादा ये एफ और आर ए की वजह से जो भी मूवमेंट जनरेट होने वाला है वो क्या हो जाएगा? 0. क्योंकि मूवमेंट निकालने के लिए आपको फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है. तो आप लिखेंगे ऑल्सो summation of movement at point A should be equals to 0.
दिस इंप्लाइज, अब बताओ मूवमेंट ए में किस किस की वजह से लग सकता है? पहला वेट W के वजह से, W नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ए पे कैसा घुमाएंगा इसे? इस तरीके से। कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो बताओ वेट हो गया W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स W का, ये अगर मैं W को एक्सटेंड करूं तो ऐसा आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से किससे इक्वल रहेगा? ए ई से। तो फॉर्म पॉइंट ए, ये कितने डिस्टेंस पे है? ए ई के डिस्टेंस पे। ये चीज समझ में आया आप सबको? ये है हमारा पॉइंट ए, यहां से एक्ट हो रहा है W। तो हम लोग हमेशा क्या करते? लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते और हम फाइंड आउट करते इस पॉइंट से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, वो कितना है? E है तो आ गया AE आ गया। सेकेंड, कौन से फोर्स की वजह से लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट? आपका एक ही फोर्स बचा है RB लग रहा है लेफ्ट साइड और। तो पॉइंट ए को सेंटर माना और इसको फिर घुमाने की कोशिश करते। कैसा घुमाएंगा इसे? इस तरीके से घुमाएंगा। मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो आ गया माइनस। फोर्स कितनी है? RB इंटू, अब आप बताइए RB का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कैसे करते? आप इसे करेंगे एक्सटेंड, फिर ए से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर करेंगे। अब आप एक चीज देखिए, BC ये भी परपेंडिकुलर है। ए से आप ये जो भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, पकड़ लो P, तो AP ये भी कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आपको ये अपोजिट साइड दिख रहे रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो जितनी लेंथ BC की रहेंगी उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा इसका। तो हम ये इसको एक्सटेंड करके नया बनाएंगे क्या? नहीं, हम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कितना ले लेंगे? यहाँ पे BC ले लेंगे। ये चीज समझ में आया? तो आ जाएगा BC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0। उम्मीद है समझा होगा, क्योंकि ये जो AP बनता था और जो BC बनता था, दोनों का लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गए, वो आपको लिखना पड़ेगा, जो है लेट AB बी द गिवन लैडर ऑफ लेंथ L। क्या लिखेंगे आप वहां पे? कि AB ये हमारा लैडर है जिसकी लेंथ है L, क्योंकि आपने नामकरण भी खुद से किया है और यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर भी आपने खुद से माना है। तो आप ये चीज यहाँ पे प्लीज लिख दीजिएगा, एक लाइन याद रहेगा पक्के में। तो उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए AE की। किसकी वैल्यू चाहिए? AE की। बताइए AE कैसे निकाल सकते हैं आप? मुझे दिख रहा है AE यहां पे है, E से परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है पॉइंट D पे, और मुझे एक चीज दिया हुआ है कि A से D तक का डिस्टेंस है L/2, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम यहां से वैल्यू काय की निकाल लेंगे? AE की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए क्या आएगा? मुझे चाहिए AE की वैल्यू। ये 60 डिग्री का कौन सा साइड है? आपका एडजेसेंट साइड है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला रहता है जिसपे एडजेसेंट है? कॉस। तो कॉस थीटा क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो आ जाएगा कॉस 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट क्या है? AE अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AD। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे मुझे मिल जाएगा W इंटू AE को मैं क्या लिख सकता हूं? AD cos 60, AD cos 60 इक्वल टू यहाँ पे माइनस RB, इधर गया तो प्लस RB। अब मुझे काय की वैल्यू चाहिए? BC की। देखो BC कौन सा साइड है? 60 डिग्री का अपोजिट। तो मुझे पता है साइन थीटा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस रहता है। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएंगी? AB साइन 60, AB साइन 60। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा? W इंटू AD की वैल्यू, A से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है?
L/2। कॉस की वैल्यू काय में चाहिए, 60 में, आएगा 1/2। आर बी इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू कितना है, पूरा का पूरा लैडर लेंथ एल, इंटू sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2। डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 कैंसल, एल एल कैंसल। तो यहां से बताइए क्या मिला आपको, आर बी की वैल्यू। देयरफॉर रिएक्शन एट पॉइंट बी क्या आएगा, डब्ल्यू जैसा था वैसा, 2 जैसा था वैसा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो आर बी की वैल्यू आ गई W/2√3 आ गई। क्योंकि ये आर बी की वैल्यू है और मुझे पता है आर बी कैसे इक्वल है आपका W से, सॉरी आर बी कैसे इक्वल है F से, तो आप लिखेंगे देयरफॉर F जिसकी वैल्यू इक्वल है आर बी से, इसका आंसर आएगा W/2√3। और आपको यही निकालना था कि F की वैल्यू क्या आएंगी, है ना, ये फोर्स कितनी आएंगी, यही पूछा था आपसे। हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड। यहां पे वेट W लिखा हुआ था, कुछ भी यूनिट मेंशन है क्या, नहीं, तो आप आंसर में कुछ भी यूनिट मेंशन करेंगे क्या, नहीं, गलती से भी न्यूटन वगैरह लिख के आएंगे क्या, नहीं, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिएगा। तो आप चाहो तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हैंस अ वेट ऑफ W/2√3, या तो हैंस द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ W/2√3 must be applied to the horizontal end to prevent the ladder from slipping down। ये आ जाएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इजी था क्वेश्चन। तो आपने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं, अब आपको घुमा घुमा के वही कंसेप्ट लगा लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, uniform rod, a uniform rod AB of length 2a, movable about a hinge। याद है हिंज में कितनी फोर्सेस आती है, 2। एक आपको लगाना पड़ता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक आपको लगाना पड़ता है अलोंग वाई एक्सिस, और इसके रिजल्टेंट की वैल्यू रहती है √RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। याद है हिंज, अबाउट अ हिंज एट ए रेस्ट with other end against a smooth vertical wall if alpha is the inclination, if alpha is the inclination of the rod to the vertical, prove that the magnitude of reaction of the hinge is 1/2 times W square root of 4 plus tan square alpha, 4 plus tan square alpha, where W is the weight, of the rod। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2 है, ये मूवेबल है एक हिंज पे है,
तो हिंज पे हमने देखा है दो टाइप की रिएक्शन फोर्स लगती है। तो सपोज ये पॉइंट ए पे है हिंज, ए बी होगी वर्टिकल रॉड, ये रेस्ट कर रही है आपकी एक स्मूथ वर्टिकल वॉल पे। आप चाहो ना तो वॉल को ऐसा भी दिखा सकते कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ये रिजिड बॉडी है करके। फिर ये वॉल है तो सीधी सी बात है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये लेंथ ऑफ ए बी दिया हुआ है 2a। यहां पे फिर कह रहा है ये रेस्ट कर रहा है स्मूथ वर्टिकल वॉल पे। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विथ वर्टिकल। तो यहां पे ये जो रॉड है ये वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? अल्फा का। तो अगर ये एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूं तो यहां से यहां तक का एंगल कितना रहेगा? अल्फा। और ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? अल्फा। समझ में आया? क्योंकि ये रॉड वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रही है। अब ये रॉड को आपने ये वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है तो ये वॉल के साथ कितना एंगल बनाएंगे? अल्फा का। ये 90 डिग्री है। वर्टिकल बनाने के लिए पॉइंट ए पे आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे z बन रहा है। z कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल पे वैल्यू कितनी आती है? सेम आती है। तो ये भी अल्फा एंगल, क्योंकि ये भी वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ रॉड के एंगल बनाएंगे अल्फा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल लगा के भी लिख सकते। इजी है। तो ये चीज समझ में आया। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है, इसमें बना लू। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी पे क्या है आपके पास? दीवार पे रखा हुआ है। दीवार पे रखा हुआ है मतलब कौन सी फोर्स लगेंगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आ गया रिएक्शन एट पॉइंट बी। आ गया। पॉइंट ए पे क्या है? हिंज है। तो हिंज का अगर मैं रिएक्शन ले लू आर तो आप उसको कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? दो कंपोनेंट में तोड़ सकते। एक जो एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, एक जो एक्ट करेगा वर्टिकली। आ गया। तो अगर मैं आर ले रहा हूं रिएक्शन ऑफ हिंज तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा आर वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा आर एक्स। और यहां पे आर की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी? स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। और कोई फोर्स एक्ट कर सकती? क्या कर सकती? क्या एक्ट करेगा? वेट ऑफ दिस रॉड। कहां पे एक्ट करेगा? इसके सेंटर पे। सेंटर को नाम दे दो डी। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पे आ जाएगा E। आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है यहां तक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी चीजें हमने यहाँ पे बनाई है वो सब चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको नाम तो ए भी दिया हुआ है, उसकी लेंथ भी दी हुई है। तो आप लिखेंगे द यूनिफॉर्म रॉड ए बी is placed as shown in figure। मैंने पूरा डेटा डिटेल में बताने के बजाय दिखा दिया कि जो चीज मैंने फिगर में बताया उस तरीके से हमने रॉड को प्लेस करके रखा हुआ है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉड ए बी आर। पहली क्या एक्ट करेगा? हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ हिंज। तो आप लिखेंगे द रिएक्शन एट हिंज। इसको मैं डिनोट करूंगा आर से। हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? आर एक्स, एंड वर्टिकल कंपोनेंट आर वाई। तो याद रखेंगे जब भी हिंज आएगा तो वहां पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, यानी एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक अलोंग वर्टिकल। याद रखेंगे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एट
पॉइंट ए। कौन से पॉइंट में एक्ट कर रही है? पॉइंट ए पे। दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? वेट लग रहा है, तो सेकेंड फोर्स लगेगा वेट ऑफ रॉड ए बी एक्टिंग vertically downwards, acting vertically downwards at midpoint D of AB। यानी ये एक्ट कर रहा है मिड पॉइंट D पे। किसके? AB पे। तो अगर AD, D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DB इक्वल रहेगा, यानी दोनों कितने इसमें टूटेंगे? AA की लेंथ पे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? 2 है। तो मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 2 हो जाएगा ए। आ गया। थर्ड फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड आएगा नॉर्मल रिएक्शन आरबी एट पॉइंट बी एक्टिंग perpendicular, acting perpendicular, acting perpendicular to surface BC। अच्छा, यहाँ पे अलोंग लेफ्ट अलोंग राइट छोड़ दो हमने, क्योंकि डायग्राम में दिखा दिया, सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस पे ऐसा ही लिख के छोड़ दो। डायरेक्शन तो हमने डायग्राम में शो करके रखे हैं, तो नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने पूरे फोर्सेस को तोड़ दिया। फिर से बॉडी काय में आए हैं? हमारी इक्विलिब्रियम में, है ना, क्योंकि बोल रहा है ये हिंज में ऐसा मूव कर रहा था और करते करते ये वॉल पे आके ऐसा अटक गया। अब ये यहाँ पे अटका हुआ है, मतलब काय में है? इक्विलिब्रियम में। तो आप लिखेंगे एज the rod is in equilibrium, therefore summation of forces भी जीरो रहेगा एंड summation of momentum भी जीरो रहेगा। इसी का मतलब जितनी फोर्सेस ऊपर की ओर जा रही है, कौन सी जा रही है? आर वाई, उतनी ही फोर्सेस नीचे की ओर जाएंगे, तो इक्वल रहेगा डब्ल्यू से। आर वाई इक्वल रहेगा डब्ल्यू से। जितनी फोर्सेस राइट साइड में जा रही आर एक्स, वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्सेस लेफ्ट साइड में जा रही आर बी रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से कहां पे मूवमेंट लेने में मेरा फायदा है? पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे मूवमेंट लूंगा तो डायरेक्ट ए वाली जो दो फोर्सेस है वो क्या आ जाएंगी? जीरो आ जाएंगी। तो आप लिखेंगे ऑल्सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। आप चाहो ना तो पूरी फोर्सेस भी दिखा सकते हैं। जैसे पहली फोर्स क्या है? आर एक्स। आर एक्स कहां पे एक्ट कर रही? पॉइंट ए पे, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। दूसरी फोर्स क्या है? आर वाई। आर वाई भी कहां पे एक्ट कर रही? ए पे, तो उसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तो इस पॉइंट के वजह से आपका मूवमेंट कितना आ जाएगा? जीरो। समझ में आया? तो आप ये दोनों भी दिखा देना, वहां पे कोई मौका ही नहीं देना सामने वाले को, दिखा देना कि भाई इनका डिस्टेंस जीरो था, करके हम नहीं ले रहे थे। समझ में आया? तीसरी फोर्स कौन सी है? डब्ल्यू। डब्ल्यू नीचे की ओर आ रही है, तो कैसे घुमाएंगे पॉइंट ए के अलोंग? इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो हम लेंगे डब्ल्यू इनटू। अब बताइए यहां पे कौन सा डिस्टेंस है? ए से लेके ई तक का, तो आ जाएगा ए ई। उसके बाद बताइए क्या है यहां पे? उसके बाद है आर बी में फोर्स लग रहा है, तो कुछ इस तरीके से घुमाएंगे पॉइंट ए के अलोंग। कौन सा डायरेक्शन हो गया ये? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो आएगा माइनस आर बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर बी का कितना है? पॉइंट ए से बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जीरो। किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो प्लस डब्ल्यू इंटू ए ई की वैल्यू चाहिए मुझे। क्या की वैल्यू चाहिए? ए ई की। अब आप एक चीज बताइए, अगर ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है
अल्फा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में टोटल एंगल कितना होता है 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा 90 माइनस अल्फा। ये चीज समझा ना, इस तरीके का डायग्राम है, यहां तक का एंगल है अल्फा, टोटल एंगल है 90, तो बचा हुआ कितना आएगा 90 माइनस अल्फा आएगा। तो ये 90 माइनस अल्फा के हिसाब से ए ई कौन सा साइड हो गया एडजेसेंट हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा कॉस, तो आएगा कॉस 90 माइनस अल्फा, ये इक्वल रहेगा कैसे एडजेसेंट यानी ए ई अपॉन हाइपोटेनस यानी ए डी। तो यहां से ए ई की वैल्यू क्या आएंगी ए डी कॉस 90 माइनस अल्फा आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे ए ई के जगह क्या आ जाएंगी वैल्यू, ए ई के जगह आ जाएगा ए डी कॉस 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस आर बी, बी सी की वैल्यू बताइए बी सी क्या मिलेगा, यहाँ पे एंगल है अल्फा, तो अल्फा का पड़ोसी मतलब क्या लगाना पड़ेगा कॉस, क्योंकि एडजेसेंट आ रहा है, तो बताइए क्या आएगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या रहेगा एडजेसेंट मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी। हमने अभी कहां पे लगाया बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाया है चीज को, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी ए बी कॉस अल्फा। आएगा तो आ गया आर बी इंटू ए बी कॉस अल्फा आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा डब्ल्यू इंटू ए से लेके डी तक का डिस्टेंस बताइए कितना है डी, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए से डी तक का डिस्टेंस कितना आएगा ए, तो आ गया ए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा आता है, क्योंकि कॉस में जब भी 90 आया तो कॉस के जगह साइन, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। आर बी इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 2a इंटू कॉस अल्फा आएगा। तो बताइए यहां से रिएक्शन एट बी क्या मिल जाएगा मुझे, क्योंकि हमें रिएक्शन एट बी निकालेंगे तभी आर एक्स की वैल्यू मिलेंगी, तो रिएक्शन एट बी की वैल्यू क्या आएगा डब्ल्यू इंटू ए इंटू साइन अल्फा, जैसा था वैसा, यहाँ पे 2a मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, कॉस अल्फा मल्टीप्लीकेशन में इधर गया डिवीजन में, कुछ कट रहा है क्या ए कैंसल, तो आर बी की वैल्यू क्या आएंगी डब्ल्यू बाय 2 साइन बाय कॉस हो जाएगा tan अल्फा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूं आर वाई इक्वल है डब्ल्यू से एंड आर एक्स इक्वल है आर बी से, जिसकी वैल्यू है डब्ल्यू बाय 2 tan अल्फा। मुझे निकालना था रिएक्शन एट हिंज, आर की वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर, आर एक्स की वैल्यू क्या है डब्ल्यू बाय 2 tan अल्फा का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर जो है डब्ल्यू का स्क्वायर, तो क्या आएंगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 tan का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, 4 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा डब्ल्यू स्क्वायर, पहला तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं क्योंकि दोनों में सेम है, तो आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे 4 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि मैंने डब्ल्यू स्क्वायर को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 4, और पूरे के डिवीजन में आ गया 4, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बाहर आएगा डब्ल्यू, नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4, और यही वैल्यू लाना था आपको रिएक्शन की डब्ल्यू बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा बाय 4 सॉरी प्लस 4, तो आएगा 1 बाय 2 डब्ल्यू स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4, या तो 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो आप हैंस करके फिर उसको लिख सकते हैं, हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ हिंज इज, ये रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। उम्मीद है समझा होगा, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा किसी को भी, सेम लॉजिक लगा रहे हैं जो हम अभी तक
पढ़ते हुए आए हैं, बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम यहाँ पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू वेट्स P and Q are suspended. Two weights P and Q are suspended from a fixed point O by strings OA, OB and are kept apart by a light rod AB if the strings OA and OB makes angle alpha and beta with rod AB so that the angle theta which the rod makes with vertical is given by tan theta is equals to P plus Q divided by P cot alpha minus Q cot बीटा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया उसने, क्या कह रहा है, दो वेट है P और Q जिसको आपने स्ट्रिंग से बांध के एक पॉइंट से टंगाया हुआ है। तो सपोज ये एक फिक्स्ड पॉइंट है O, यहां से मैंने स्ट्रिंग से बांध के दो वेट को टंगाया हूं, तो O A ये आपकी पहली स्ट्रिंग है, O A ये आपकी पहली स्ट्रिंग है, O B ये आपकी दूसरी स्ट्रिंग है। पॉइंट A पे जो मैंने वेट टंगाया हूं वो कितने का है, P का। पॉइंट B पे जो मैंने वेट टंगाया वो कितने का है, Q का। फिर कह रहा है ये दोनों के दोनों दूर रहे, इसके लिए मैंने क्या किया हूं, यहां पे इन दोनों के बीच में एक रॉड अटैच कर दिया हूं, एकदम लाइट रॉड AB, तो ये अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे वो, कि इफ द स्ट्रिंग OA OB मेक एंगल, OA बना रहा है एंगल अल्फा विथ रॉड AB, आपका स्ट्रिंग OB बना रहा है एंगल बीटा विथ रॉड AB। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि जो एंगल थीटा बनेगा विद द वर्टिकल। तो चलो यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से सीधी आती हुई, तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है रॉड AB का इस वर्टिकल लाइन के साथ, मैं इसे नाम देता हूं, AB हो गया है, C दे देता हूं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो एंगल है थीटा, इसको आप प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू P प्लस Q डिवाइड बाय P कॉट अल्फा माइनस Q कॉट बीटा। यानी आपको पूरे क्वेश्चन में
पी क्यू, दो ही फोर्स को लेके आना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो सीधी सी बात है, स्ट्रिंग में क्या एक्ट होता है, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा अलोंग स्ट्रिंग एओ, यहाँ पे आ जाएगा टेंशन अलोंग स्ट्रिंग बीओ। लेकिन हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है, यानी टेंशन वाली वैल्यू यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। पूरा क्वेश्चन पी और क्यू के टर्म्स में हमें सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे कर सकते हैं अब हम इसे, हमारे पास यहाँ पे एंगल अल्फा है, थीटा है। चलो तो हमें यहाँ पे O के साथ जो एंगल बन रहा है वो निकालना पड़ेगा। चलो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला डायग्राम बनाया था आपके लिए, अलग से बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए सी ओ, इस तरीके का डायग्राम है ये। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये बाहर का एंगल दिया हुआ है थीटा, दिया हुआ है ऐसा। अब आप एक चीज बताइए, हमने पढ़ा अगर एक स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है तो वो दोनों का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, याला एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तभी तो जब दोनों को ऐड करोगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होगे, टोटल आंसर कितना देगा, 180। तो आ जाएगा 180 माइनस थीटा आएगा। फिर मुझे पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस एंगल 180 माइनस थीटा, और ये एंगल को ले लो x, तो प्लस x, इसका टोटल कितना मिलेगा, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो प्लस 180 इधर जाएगा, माइनस 180, 180 180 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे माइनस थीटा इधर गया, प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा इधर गया, माइनस अल्फा। यानी ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये कितना बन रहा है, थीटा माइनस अल्फा बनेगा। कैसे बनाया समझा, इजीली समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब हमें सेकंड वाला निकालना है। सेकंड वाला तो आराम से भी निकल जाएगा, यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है, ये तीन एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, ओ सी बी। सी पे एंगल बन रहा है थीटा, बी पे एंगल बन रहा है बीटा। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसे x ले लूँ तो आएगा x प्लस थीटा प्लस बीटा, इसका आंसर आएगा 180। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी, 180 माइनस थीटा माइनस बीटा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस थीटा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस थीटा प्लस बीटा, इधर जाएगा तो माइनस थीटा प्लस बीटा बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया। तो आप लिखेंगे हियर द वेट P acts vertically downwards at point A, weight Q acts vertically डाउनवर्ड। ये तो हमें पता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही आता है। एट पॉइंट क्यू टी ए ओ, यह है टेंशन अलोंग स्ट्रिंग ए ओ, टी बी ओ, यह है टेंशन अलोंग स्ट्रिंग बी ओ। ये चीज समझा, टी ए बी हो गया टेंशन अलोंग स्ट्रिंग ए ओ, टी बी ओ हो गया टेंशन अलोंग स्ट्रिंग बी ओ हो गया। लेकिन हमें ऐसा सॉल्व करना है कि टी ए ओ टी बी ओ ना आए। ना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी ए ओ टी बी ओ दोनों के दोनों एक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो हमें लेना पड़ेगा मूवमेंट अलोंग पॉइंट ओ। यानी वो निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मूवमेंट अलोंग पॉइंट ओ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये डायग्राम को और सुधारना पड़ेगा। तो ये हमारा जो आपका सरफेस है जहां से आपने बांध के रखा है, तो आप पॉइंट ए से
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने क्या क्या यूज कर दिया, ए बी सी कर दिया है, तो आ जाएगा डी, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आ जाएगा ई, आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप लिखेंगे द फोर्सेस एक्ट्स एज शोन इन फिगर, यानी हमारी जितनी फोर्सेस कितने एंगल पे लग रही है, कैसी लग रही है, सबकी सब हमने यहाँ पे ये फिगर में दिखा के रखा हुआ है। अब हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि आंसर किसके टर्म्स में आ जाए, P और Q के टर्म्स में। यहाँ पे मुझे एंगल थीटा मिल जाए। मिले? तो चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ मूवमेंट कितना आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ओ कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि पॉइंट ओ पे ही ये टेंशन एओ भी जाएगा, टेंशन बीओ भी जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से कितना हो जाएगा, 0, यानी निकालने की जरूरत रहेगी क्या, नहीं। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर टेंशन ऑफ एओ इंटू 0 प्लस टेंशन एट बीओ इंटू 0, क्योंकि दोनों की दोनों फोर्सेस किस पे जा रही है, पॉइंट ओ पे, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट ओ से, 0। तो आप इसे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। अब पॉइंट पी एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, ओ को सेंटर मानते हुए, पी देखो कैसा घुमाएंगा, इसे इस डायरेक्शन में घुमाएंगा। कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से, तो आएगा माइनस P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का क्या आएगा, ओ डी आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, O से लेके D तक। फिर उसके बाद पॉइंट Q देखो, O को सेंटर मानते हुए कैसा घुमाएंगे इसे, इस डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा प्लस Q इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE, और इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ जाएंगी, 0 से। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, Q इंटू ओ ई इक्वल रहेगा P इंटू ओ डी से रहेगा। अब बताइए ओ डी और ओ ई की वैल्यू क्या आ सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल दिया हुआ है क्या, हमारे पास अगर ये एंगल को मैं कंसीडर करूं, ये है थीटा माइनस अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, थीटा माइनस अल्फा। टोटल इसका सम कितना होता है, 90 डिग्री, तो बचा हुआ आंसर कितना होगा, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा आएगा। ऐसा इसका एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा ना, क्योंकि वाला एंगल कितना होता है हमारे पास, टोटल सम होता है 90 डिग्री, क्योंकि आपने वर्टिकल लिया हुआ है यहाँ से लाइन को, लाइन अगर वर्टिकल है मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90, तो नीचे वाला अगर थीटा माइनस अल्फा है तो आएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। और ओ डी इसका कौन सा साइड है, पड़ोसी, मतलब एडजेसेंट, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर P इंटू ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी। अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे रफ में निकाल के देख लो, ये हो गया ओ डी ए, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, है ऐसा एंगल। अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे, ओ डी को निकालना है, मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉस, तो आएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू आएंगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस आएगी। तो यहाँ पे ओ डी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए ओ, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये टोटल आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा एंगल आ रहा है 180 माइनस थीटा माइनस थीटा प्लस बीटा, तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा, हमें तो टोटल चाहिए था 90, तो उसमें से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देता है 90 माइनस थीटा प्लस
बीटा आएगा। ये समझ लीजिएगा, ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, है ऐसा एंगल। उसके बाद हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का, यानी x प्लस 180 माइनस थीटा प्लस बीटा। इसका आंसर कैसे इक्वल आएगा, 90 से, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे माइनस थीटा प्लस बीटा, इधर आएगा तो प्लस थीटा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस 180, उधर गया तो माइनस 180, 90 में से 180 गया तो आ जाएगा 90। तो इसका आंसर आ गया थीटा प्लस बीटा माइनस 90 आ गया। तो बताइए ये वाला साइड हो जाएगा हमारे लिए ओ ई बी आएगा। तो ओ ई बी में यहाँ पे एडजेसेंट साइड है तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉस, तो आ जाएगा क्यू इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा माइनस 90। तो कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो यहां से ओ ई की वैल्यू क्या आएंगी, ओ बी या बी ओ बी या बी ओ इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा माइनस 90 डिग्री आ गया। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कैसे इक्वल होता है, कॉस थीटा से, याद है ना। एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन की, होता है, ये होता है आपके पास 0। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, ये क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू कैसी रहती है, कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर आप ले रहे हैं तो ये कैसे इक्वल आएगा आपका, कॉस थीटा से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कॉस कितना होता है, पॉजिटिव होता है, ये चीज याद है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा का ऐसे इक्वल होता है कॉस थीटा से। तो मैं ऐसे माइनस साइन को बाहर निकाल सकता, तो आएगा क्यू इंटू बी ओ इंटू कॉस ऑफ माइनस 90, यहां से मैंने माइनस साइन को बाहर निकाला तो आएगा 90 माइनस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी इंटू ए ओ इंटू कॉस 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा आएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आएगा क्यू इंटू बी ओ इंटू कॉस ऑफ थीटा 90 थीटा माइनस बीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी इंटू ए ओ इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। समझा क्या किए, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये इक्वल होता है कॉस थीटा से। क्यों, ताकि ये सेम फॉर्म में आ जाए, थीटा माइनस अल्फा थीटा प्लस बीटा। क्यों, हमें पता है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कैसे इक्वल होता है, साइन थीटा से। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कैसे इक्वल होता है, साइन थीटा से। तो बताइए यहां से क्या मिल जाएगा, क्यू इंटू बी ओ इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कैसे इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा से। थीटा की जगह क्या है, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी इंटू ए कॉस 90 माइनस थीटा कैसे इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा से आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। याद है, कॉस की एक्सिस साइन की एक्सिस, कॉस में जब भी 90 आए तो कॉस की जगह साइन, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए यहां से आपको क्या मिला, हमारे पास बी ओ और ए ओ की वैल्यू दी हुई है क्या, हमारे पास बी ओ और ओ ए बी ओ दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई और हमें आंसर में वो चाहिए भी नहीं, तो हमें बी ओ और ए ओ को हटाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम उसे हटाते हैं पहले। तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ओ ए ओ बी ए बना हुआ है इस तरीके से।
ए पे एंगल है अल्फा, बी पे एंगल है बीटा, है इस तरीके का एंगल। हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा हुआ है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय साइन रूल। क्या था साइन रूल? आप कोई भी साइड लो ट्रायंगल की, क्या है, ओ ए, उसको डिवाइड करो साइन ऑफ उस साइड के अपोजिट वाला एंगल बीटा, तो ये इक्वल आएगा कैसे, बाकी किसी भी साइड से। दूसरा साइड कौन सा है, ओ बी, और ओ बी का अपोजिट वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो डिवाइड बाय साइन अल्फा आएगा। कौन सा रूल है ये, साइन रूल है। तो आप इसे ले लेंगे इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो ओ ए अपॉन साइन बीटा, ये इक्वल आ जाएगा ओ बी अपॉन साइन अल्फा से। मैं इसको ले लेता हूं के, जहां पे के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहां से ओ ए की वैल्यू क्या आएंगी, के साइन बीटा, ओ बी की वैल्यू क्या आएंगी, के साइन अल्फा। समझा? तो आपके पास दोनों की वैल्यू आ गई, पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप समझ रहे ना, हम लोग हर वो चीज हटा रहे हैं जो हमें आंसर में नहीं चाहिए। हमें आंसर में पूरा का पूरा क्वेश्चन में आप देखिए, हमें आंसर काय में चाहिए था, पी और क्यू में, तो हमने सबसे पहले टेंशन को हटाया, कैसे, मूवमेंट लेके। फिर आंसर में हमारे पास ओ ए ओ बी आ रहा था, हमें ओ ए ओ बी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंगल चाहिए अल्फा बीटा, तो हमने ओ ए और ओ बी के जगह एंगल ही लाने की कोशिश किया। ओ ए और ओ बी के जगह देखो साइन बीटा साइन अल्फा ला रहे हैं हम। समझ में आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा आपको, ये है आपके पास इक्वेशन 1, और ये है आपके पास इक्वेशन 2। तो बताइए बी ओ यानी ओ बी की वैल्यू क्या है, के साइन अल्फा, ए ओ की वैल्यू क्या है, के साइन बीटा। अब ये साइड भी के है, ये साइड भी के है, के कैंसल, तो क्या आएगा, क्यू साइन अल्फा इंटू, यहां पे लगाओ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू पी साइन बीटा इंटू, यहां पे लगाओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद है कि लिख दूं, यहां पे लिख ही देता हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद रहेगा पक्के में? प्लीज ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से याद रखिएगा। अभी भी हमारा आंसर आया है कि जो फॉर्म में हमें चाहिए, हमें चाहिए tan थीटा और कॉट में अल्फा बीटा, tan थीटा कॉट में अल्फा बीटा, और पी और क्यू खाली चाहिए, पी और क्यू खाली चाहिए। तो चलिए हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, फिर ये बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे देखो साइन अल्फा है, साइन बीटा है, tan बनाने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार में, या तो पहले ओपन कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आ जाएगा क्यू साइन अल्फा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस बीटा के साथ, प्लस क्यू साइन अल्फा, ये जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा साइन बीटा के साथ, पी अंदर जाएगा तो आएगा पी साइन बीटा साइन थीटा कॉस अल्फा के साथ, माइनस पी साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा के साथ। अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज, मुझे आंसर में चाहिए tan। क्या चाहिए मुझे आंसर में, tan चाहिए। कहां गया हमारा आंसर, मुझे आंसर में चाहिए tan थीटा और इक्वल टू में चाहिए p प्लस क्यू।
tan थीटा और इक्वल्स में चाहिए p प्लस क्यू। तो मुझे p और q को एक साथ लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर माइनस में दिख रहा है, इधर साइड लेके जाऊंगा तो काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ p चाहिए है ना, मुझे p प्लस क्यू चाहिए। तो ये नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक ना एक q तो पॉजिटिव इस साइड मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे p अकेला चाहिए, p के साथ यहाँ पे पूरी की पूरी क्या है, भीड़ है। तो सबसे पहले उस भीड़ को हटाओ, तो आप लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय। समझ रहे, जैसा आंसर है उस हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। काय कैसे डिवाइड करेंगे, साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, q साइन अल्फा साइन थीटा कॉस बीटा, ये आके डिवाइड हुआ कैसे, साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा से, प्लस q साइन अल्फा कॉस थीटा साइन बीटा, ये जाके डिवाइड हुआ कैसे, साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा से, p साइन बीटा साइन थीटा कॉस अल्फा, ये डिवाइड हुआ साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा से, और माइनस p साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा, ये डिवाइड हुआ साइन बीटा कॉस थीटा साइन अल्फा से। तो देखिए ये पूरी की पूरी भीड़ कैंसिल। यहाँ पे क्या कट रहा, साइन बीटा कैंसिल, और कुछ कट पा रहे क्या, नहीं। फिर उसके बाद साइन अल्फा कॉस थीटा साइन बीटा कैंसिल। यहाँ पे कुछ काट पा रहे क्या, साइन अल्फा कैंसिल। तो बताओ क्या बचा यहाँ पे, क्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनेगा, टैन थीटा, कॉस बीटा बाय साइन बीटा क्या बनेगा, कॉट बीटा, प्लस यहाँ पे सब कट गया तो बचा क्यू। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, p जैसा था वैसा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा। फिर उसके बाद कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट अल्फा, और यहाँ पे पूरी वैल्यू कट गई तो क्या बचा, p। उम्मीद है यहां तक आ गया होगा सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा हमें, p और q एक साथ चाहिए, यहाँ पे माइनस p, इधर गया तो प्लस p, तो आ जाएगा p प्लस q जैसा था वैसा, p tan थीटा कॉट अल्फा जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस q tan थीटा कॉट बीटा आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ सेम है क्या, यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, tan थीटा को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, p कॉट अल्फा माइनस q कॉट बीटा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिल गई, तो tan थीटा क्या मिलेगा, p प्लस क्यू जैसा था वैसा, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आएंगी, डिवीजन में आएगा p कॉट अल्फा माइनस क्यू कॉट बीटा। देखो यही प्रूव करना था का, p प्लस क्यू डिवाइड बाय p कॉट अल्फा, p प्लस क्यू डिवाइड बाय p कॉट अल्फा माइनस क्यू कॉट बीटा, दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और थोड़े से PYQ देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। बीच में PYQ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको आपको पेपर में कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन छोटे रहते हैं, इसके जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब तो मैंने आपको बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।